अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट शाहिद के स्पीक्स। आप सबका खुशामदीद है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी बूम पर है और कई टाइम से टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट होते आ रहे हैं। इतने एडवांसमेंट हो रहे हैं रैपिडली कि जो चीज़ एक साल पहले आई, आज इस वक्त वो कोई मायने नहीं रख रही है और उसमें कई सारे अपडेट्स, नए फीचर्स, नए एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों का हमारे हेल्थ पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। आज उन्हीं इम्पैक्ट को समझने के लिए हमने आज का पॉडकास्ट रखा है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आवर मेंटल हेल्थ, फोकसिंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ। उसके लिए हमारे साथ डिस्कशन के लिए जुड़े हैं मिस्टर कलीम सैयद, जो कि एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और लीडरशिप ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शायद सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताइए कैसे हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत परफेक्ट, शुक्रिया ग्रेट। आपका आज के पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए, और काफ़ी बर्निंग टॉपिक है क्योंकि टेक्नोलॉजी से अगर हम देखें, आज इस वक्त कोई बंदा नहीं है जो जुड़ा हुआ ना हो। अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लें, उस ऐप के आज इस वक्त बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और इन तमाम चीज़ों के इम्पैक्ट हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे मेंटल हेल्थ, इन तमाम पर हो रहे हैं। मिस्टर करीम, अगर हम बात करते हैं इंसान के जिंदगी के बारे में, तो उसके तीन चार एस्पेक्ट हैं। एक उसका खुद फिजिकल हेल्थ का एस्पेक्ट है, एक उसका मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट है कि कैसे उसका दिमाग, उसका नर्वस सिस्टम, उसके इमोशंस फंक्शन कर रहे हैं, और एक तो स्पिरिचुअल हेल्थ का भी एस्पेक्ट है जो कि इस वक्त बहुत डिमिनिश हो चुका है। अगर आज की हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में बात करें, चाहे वो एआई हो या कोई भी हो, मशीनरी हो, हमारे एप्लीकेशंस हो, ये किस तरीके से एक इंसान के मेंटल हेल्थ के ऊपर असर कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि आपने कहा कि ये टॉपिक बड़ा बर्निंग है। ट्रू। बर्निंग के साथ साथ सेंसेशनल भी अगर मैं कहूँ तो ये है। मैंने क्या कहता कि सिर्फ कोई एक फर्द मुब्तला है। तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलेशनशिप, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर कोई टेक्नोलॉजी से इम्पैक्टेड है, अच्छे उसमें और बुरे उसमें, दोनों में। अब पहले अच्छे की जो बात करेंगे, आपने कहा कि दो इश्यूज है। एक तो है फिजिकल हेल्थ और दूसरी है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेंगे। जो टेक्नोलॉजी है ना, हमको काफी सारी चीजें अच्छी दी हैं जो फिजिकल हेल्थ में हमारी काम भी आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू डोंट हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल, यू डोंट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, you can sit at home and have your mental physical health checkup. And at the same time, पहले लोगों को जिम जाना पड़ता था और वहां से यानी ट्रेनर को लेकर एक्सरसाइज करते थे। आज वही सुविधा घर पे बैठे हैं। यस, टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस, बट एट द सेम टाइम इट हैज गॉट अ डिफरेंट एस्पेक्ट एज वेल, कि जहां पे हमको काफी सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ में। हम बैठे बैठे सारी चीजें, अभी देखिए टेक्नोलॉजी में हमको एक फायदा ये हो गया कि हम घर बैठे स्विगी जोमेटो से खाना मंगा सकते थे। पहले ये होता था कि जाकर लाने में थोड़ी हरकत होती थी और we would not that much sedentary. Now, sitting at home, ordering food, eating, and not doing any physical exercise, not doing any physical movement, that is causing you in many diseases. ये तो हो गई फिजिकल के बारे में। अब जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन मुद्दा है, वो है मेंटल हेल्थ। अभी देखिए, मेंटल हेल्थ पे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, मैं क्या सारी दुनिया आज कह रही है। हैविंग सेड दैट, अब इसके जो है ना जो एडवांटेजेस हमको जो मिले हैं टेक्नोलॉजी से, सबसे पहले मैं कहता हूँ वर्क फ्रॉम होम। जो आपको लिबर्टी मिल गई है आपको टेक्नोलॉजी से, कि आपको जरूरी नहीं है कि ऑफिस जाओ और वहीं से काम करो। और दूसरी जो हमारी चीजें हैं कि इंफॉर्मेशन, हमको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, पहले मैं जब एमबीए किया था तब मैं लाइब्रेरी और कॉलेज के साथ, दोस्तों के साथ और ट्यूशन इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजों का चक्कर हम काट के इन हासिल करें। अभी आज ऐसा है कि घर बैठो और गूगल महर्च खोलो और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो वर्क फ्रॉम होम वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा है इल्म हासिल करना कि कहीं पे भी बैठो, दुनिया का कोई भी, कोई आपको एक छोटा मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि तो कोई भी कहीं से भी आपको बैठ के वो चीज समझा सकता है। ठीक है, अब हमारे वुमेन के लिए देखिए आप, इतना ज्यादा एम्पावरमेंट बन गया टेक्नोलॉजी की वजह से कि जो है ना, आजकल नॉट ओनली हमारी वुमेन सिर्फ किचन में नहीं, बल्कि सिर्फ मेहंदी डिजाइनिंग और जो है ना छोटी मोटी ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह नहीं, आजकल दे आर रनिंग अ बिजनेस इन अ वेरी गुड फैशन, जस्ट सिटिंग एट होम। ये चीजें ऐसी है शाहिद भाई कि यू कैनॉट अवॉइड इट। अगर कोई ऐसे बोल दे कि भाई नहीं नहीं हमको टेक्नोलॉजी से, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। जी। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, अब हमको पता नहीं कि ये इंफॉर्मेशन का करना क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बेहतरीन दुआ सिखाई, कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफियान। नाफिआ का।
कि बिल्कुल। ऐसा इल्म जो हमारे लिए नफा बख्श हो। सिर्फ इल्म नहीं कहा, "ऐ अल्लाह हमको मुझे इल्म अता कर" नहीं कहा गया, ऐसा इल्म अता कर जो मेरे लिए फायदेमंद हो। आज के टाइम पे ऐसा है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट इतनी ज्यादा है, इसमें मैं कहता हूं कि आदमी इंसान अगर आप कह लें कि वो अपना वजूद खो बैठा है, कि उसे पता ही नहीं कि कौन सी चीज को स्टॉप करना है, कौन सी चीज को लेना है और कौन सी चीज को नहीं देखना है। हर कोई बस रील, शॉर्ट्स, टैग्स और पोस्ट, इसमें इतना ज्यादा वो हो गया कि खुद की सलाहियतें, खुद की स्ट्रेंथ्स, खुद की वीकनेसेस, खुद की अपॉर्चुनिटीज और खुद के थ्रेट्स जानना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बस खोल रहा है और कुछ ना कुछ, कोई ओशियोनोलॉजी पे कुछ बोल रहा है वो सुन रहा है, कोई एस्ट्रोनॉमी पे बात सुन बोल रहा है वो भी सुन रहा है, कोई जियोलॉजी पे बात कर रहा है कोई वो भी सुन रहा है। यानी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। पहले क्या ऐसा होता था, जब मैंने एमबीए पढ़ा या ग्रेजुएशन पढ़ा, तो मैं जाके क्या मैं मेडिकल की किताबें पढ़ता था? नहीं हाँ। पढ़ता था, आप भी शायद नहीं पढ़ते थे। बिकॉज वाई? बिकॉज वी वर क्लियर कि अरे भाई हमको ये पढ़ना है ही नहीं। मगर आज ऐसा नहीं है। तो नंबर वन जो चीज हुई है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। और दूसरी चीज जो हमारे ज्यादातर मेंटल इफेक्ट पे, मेंटल स्टेटस पे जो हेल्थ हुई है, वो है फोमो इफेक्ट। FOMO, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आप ऐसा देख रहे हैं कि आपके साथ वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हर वो अच्छी चीज जो उन्होंने की है या कर रहे हैं या करने वाले हैं, दे आर पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया। नाउ व्हाट इज बीन हैपनिंग इज, यू थिंक दैट अरे यार इसने नई गाड़ी ले ली, इसने नया घर ले लिया, इसने नए कपड़े ले लिए, ये छुट्टी पे जा रहा है, ये जा रहा है। ये सारी चक्कर में क्या हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं मैं ना छूट जाऊं इस चक्कर में, तो इसीलिए आप हलाल, हराम, हक, सही कुछ नहीं देख रहे। बस मुझे भी छुट्टी पे जाना है, बस मुझे भी नए कपड़े चाहिए, मुझे भी नई गाड़ी चाहिए, भले ही वो कैसे भी हो। तो ये जो फोमो इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब अच्छा, अब कोई ये नहीं डालता कि आज मेरा झगड़ा हो गया, आज मैं टेंशन में हूँ, आज मैं या जो है ना थोड़ा सा जो है ना मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, ये कोई नहीं डालता। हर कोई अच्छी चीजें डालता है। तो इस चक्कर में वो क्या हो रहा है कि वो उर्दू में जो कहते हैं ना कि दूसरों का महल देख के अपना झोपड़ा जला लिया या अपना घर जला लिया, वो वाली बात हो रही है। यार अल्लाह ताला ने उसे दिया है, लेट हिम एंजॉय बिल्कुल। इट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल एग्जैजरेट करके एक छोटी सी मंदी खाने गए, बस फोटो ली और सीधे सीधे डाल दिया। ओ, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल यू आर डूइंग। अप्रैल के महीने में ये पोस्ट आया था कि किस तरीके से डॉक्टर ने अपने पेशेंट का एक इलाज किया। वो इलाज क्या था? बेसिकली द पेशेंट वो इतना ट्विटर को और तमाम सोशल मीडिया को एडिक्ट हो गई थी कि रात के 12-1 बजे कंबल ओढ़ के, कंबल के अंदर भी फोन इस्तेमाल कर रहे थे। उसके वजह से उसके आंखों पर इतना असर पड़ा कि वो पार्शियल ब्लाइंड हो चुकी थी। इतना इफेक्ट हो गया था। और उसको हर चीज, यानी कि अभी इस वक्त कुछ देख रही है तो थोड़ी देर बाद कुछ चीज उसको जिगजैग दिखाई दे रही थी। और इस तरीके से वो फोकस नहीं कर पा रही थी अपने लाइफ के ऊपर, उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। फिर जब डॉक्टर ने इलाज किया और वो सक्सेसफुल रहे, 3 साल कुछ टाइम लगा उनको इलाज करने में, वो इस कंक्लूजन में आए कि इस वक्त जो मीडिया को एडिक्ट हो चुके हैं और लोग रात रात भर को बिना अपना आई का केयर किए वो स्क्रीन को घंटे देख रहे हैं, उस वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न था वो इतना वो डिस्टर्ब हो चुका था। कोई एक खास स्लीपिंग पैटर्न नहीं था उनका, रात को नींद नहीं आती थी, जो एक खास तौर पे बीमारी भी है, रात को नींद नहीं आने की, नींद उड़ जाती है। तो ये तमाम चीजों से वो इफेक्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी आज के दौर पे। वो क्योंकि ट्वीट आया था, मैं सोचा शेयर करना जरूरी है, उसके बारे में डॉक्टर्स भी क्या राय रखते हैं अभी इस वक्त। लेकिन हम देखें कि किस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने भी कहा कि हर लोग जो है टेक्नोलॉजी से अफेक्टेड हैं, यूज कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। और पैंडेमिक के टाइम पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बूम पर गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था और लॉकडाउन था हर जगह से, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। जूम की अगर हम मिसाल ले लें तो जूम ने कितना बूम किया है, कितना ऑर्गेनाइज हुआ है इस पीरियड में, वो तो एक केस स्टडी है हमारे लिए। ये तो आज कॉर्पोरेट की मीटिंग्स हो, एकेडमिक्स हो या कोई और प्रोग्राम हो, ऑनलाइन इवेंट, उसके लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इनके इम्पैक्ट इतने ही डेंजरस है, जिस तरीके से स्लीप डिप्रीवेशन हो गया था उस पेशेंट को, और जो आपने गिनाया है फोमो इफेक्ट और इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग, और जिस तरीके से अदर तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी को छोड़ के ट्रेडिशनल पैटर्न्स को अपनाना चाहिए? देखिए, ये जो आपने अभी केस स्टडी सुनाई जी। कि जो है ना नींद नहीं आना, मैं एक नहीं ऐसे 1000 केसेस में ट्रू। सुना सकता हूँ। मेरे जान पहचान में लोग जो मुझे कंसल्ट करने आते हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे विदाउट फोन, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट जो है ना गैजेट्स, वो लोग नहीं रह सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया अलमिया है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो है ना टेक्नोलॉजी से हमको पीछा छुड़ाना नहीं है, टेक्नोलॉजी से हमको भागना नहीं है। मैं समझता हूँ आपको पता है जलालुद्दीन रूमी जो एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनसे किसी ने कहा कि जहर क्या होता है, यानी जहर जिसे पॉइजन कहते हैं, जिसे खाने से मर जाता है आदमी। किसी ने कहा कि जहर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि हर वो चीज जो ज्यादा होती है वो जहर हो जाती है।
For example, an apple a day keeps doctor away. Now 100 apples a day will bring doctor inside your room. You will die. आप हर दिन 100 एप्पल नहीं खा सकते, एक खाएंगे अच्छा रहेगा. इट इज इन योर हैंड हाउ टू यूज इट. अगर कोई एकदम इस चीज में परेशान है, मुब्तला है, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें. आई विल हेल्प देम टू टेक देम आउट. अभी कैसा होगा कि ये लोग ये कहते हैं कि एक चुटकी में हो जाए, एक एक, एक कोई एक मेडिसिन, कोई टैबलेट खा लूं जिससे मैं ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता. क्योंकि जिस तरीके से आपका पैटर्न बना है, आपने एक दिन में तो नहीं एडिक्शन हुआ ना, आपको टाइम हुआ, तो छोड़ने भी टाइम लगेगा. तो मगर उसको आप अगर पैटर्न के तौर पे यूज करें, नो द नंबर वन थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जस्ट पुट अ टाइम ऑन एवरीथिंग. मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलता हूं, मैं खुद भी यही करता हूं. आपको कोई चीज छोड़ना नहीं है. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो इस्तेमाल करते हो करो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट उसको टाइम रखो. यानी अगर आप कोई भी दिन का कोई भी टाइम, ये सोशल मीडिया ऐसा है कि आप अगर छोड़ दें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ कुछ मैं बहुत बड़ा मिस करूं. किसी ने मुझे कहा कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है तो अगर मैं ना देखूं, तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हो जो आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी किसी ना किसी सोर्स से. आपके जिंदगी के 24 घंटों में एक जो सबसे बड़ा बड़ा जो यानी टाइम है, वो है आपकी स्लीप. अब उसको अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या होगा कि आज आपको पता नहीं चलेगा, मगर आगे चल के जब एकदम जो ब्लाइंडनेस आ जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा अरे यार मैंने बहुत गलती की. दिस इज व्हाट इट इज. ट्रू ट्रू। जिस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें गिनाई हैं कलीम साहब, तो काफ़ी आपने स्टेप्स जो बताएं किस तरीके से एडिक्शन को रोका जाए। लेकिन अगर हम एडिक्शन की बात करें तो एक्चुअली अगर हम केस स्टडी करते हैं तो पीपल एडिक्ट क्यों होते हैं सोशल मीडिया को या कंटेंट को? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस? क्या उनका पर्पस ऑफ लाइफ उनके सामने वाजे नहीं है, या उनको टाइम की कदर नहीं है? क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि दोनों भी होते हैं, मगर दोनों से सबसे ज्यादा जो है, यानी जिंदगी की अहमियत, जिंदगी का पर्पस नहीं मालूम, तो फिर जो है ना, जिंदगी की कोई चीज आपको कदर और अहमियत नहीं रहती कोई भी चीज की. ठीक है, अब अगर मैं एक छोटी छोटी सी मिसाल दूं. ठीक है, मेरे साथ ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसका कुछ रोल है, कुछ पर्पस है. ठीक है, और मेरे साथ जो है ना, ये एक छोटा सा छोटी सी चीज पेन है. ठीक है, दिस पेन हैज गॉट अ पर्पस. यस। जब तक ये पर्पस मुझे फुलफिल करेगा, दिस इज नियर टू माई हार्ट, मेरी पॉकेट में रहेगा, मेरे बैग में रहेगा. द मोमेंट दिस पेन फिनिशेस इट्स पर्पस, इट गोज इन द डस्टबिन. तो अगर हम इंसान भी, वी आर नॉट वॉन्डरिंग जनरलिटी, वी आर मीनिंगफुल स्पेसिफिक. अल्लाह ताला ने क्लियरली डिफाइन किया कि हम तुमको ऐसे ही नहीं पैदा किया, हमने बिल्कुल। तुमको पैदा किया पर्पस से. अब हुआ क्या है कि हम इनको देखकर, उनको देखकर हम अपनी लाइफ का पर्पस भूल गए. ठीक जी। है, हर किसी का पर्पस अलग अलग है. हाँ, मंजिल सबकी एक ही है जन्नत, मगर रास्ते सबके अलग अलग है. अब वो जिस रास्ते पे चलता है, मैं उस रास्ते पे नहीं चल सकता, मैं उस रास्ते पे नहीं जा सकता. वो रास्ता अल्लाह ताला ने उसी को बनाया. देखो ऐसा है कि वो किसी फकीर से किसी ने पूछा ना कि भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? वो तो खाना, हम्म। बस खाना. जिंदगी का मकसद ना हो, खाना जिंदगी की जरूरत हो. जरूरत है। ठीक है, बट खाना जिंदगी का मकसद ना हो. अब एक फकीर आदमी है भाई, वो क्या सोचेगा? वो बोलेगा सुबह का खाना हो गया, अब दोपहर की प्लानिंग करो, दोपहर का हो गया, रात शाम का करो. अब हम जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल। जो दानिश्वर लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है. पर्पस ऑफ लाइफ वी शुड फाइंड आउट. हर किसी का पर्पस अलग अलग है, हर किसी का रास्ता अलग अलग है. अगर वो आपके सामने हो तो फिर आपके सामने कुछ भी नहीं होता. बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि जो वाकई में सीरियस है, एग्जाम लिखता है, क्या उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की याद आती है? हम्म। नहीं आती. एट दैट टाइम एवरीथिंग इज फिनिश, क्लोज. वो कुछ भी नहीं सोचता. अगर कोई कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, समझ लो उसकी उसकी जॉब इज ऑन थ्रेट, और समझ लो उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और वो मीटिंग में क्या वो फेसबुक निकाल के, ट्विटर निकाल के कुछ देखेगा, चेक करेगा? नहीं चेक करेगा. क्यों? उस टाइम पे उसकी प्रायोरिटी, भाई जॉब है तो फिर सब चीजें हैं, पैसे हैं तो सारी चीजें हैं. ठीक है, वो टाइम पे वो नहीं सुन. ठीक उसी तरीके से हमको अगर बिगर प्रोस्पेक्टिव में, हमको अगर अपना पर्पस अगर मालूम हो जाए,
तो वो जी बेहतर है। हमको जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि 5 सवाल जब तक ना हो, ठीक है, यू विल नॉट गोइंग टू क्लियर एनीथिंग ऑन द मैशर। यस ठीक है, आपका हिसाब किताब ही नहीं शुरू होगा जब जब सूरज एक हाथ के ऊपर रहेगा। ठीक है, आदमी पसीने में अपने खुद के नहा जाएगा, सोच सोच के अपने नाखून से लेके पूरा हाथ चबा जाएगा, उस टाइम पर आपका हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ। पहले 5 सवाल है, वो 5 सवाल में क्या एक सवाल ये है कि अपना वक्त, वक्त। वी हैव टू बी क्वेश्चनेबल। देखो, टाइम मैनेजमेंट हमको इस्लाम ने इतना बेहतर समझाया है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि 5 टाइम की हमको नमाज नमाज। फर्ज की गई। जी अल्लाह ताला ने कभी बोल सकता कि भाई 24 आवर्स में यू ऑफर 5 टाइम्स नमाज एट योर कन्वीनियंस। जी ठीक है, हज, डू इट एट योर कन्वीनियंस। भाई रमजान के 30 रोजे रहना है, आप हर महीना रह लो, 2 महीने में 2 रह लो, एक साथ रह लो, नहीं। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज बीन टाइम्ड सो दैट वी शुड वैल्यू द टाइम। एक बार जो वक्त गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वापस आने वाला ना भी हो, मगर आपको इस चीज का क्वेश्चन होने वाला है। जी जब जब किसी चीज का क्वेश्चन होने वाला है, जब वो चीज सामने होगी ना, तो तब आप जो है ना बिल्कुल नहीं करेंगे। एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेनमेंट करना चाहिए आपको, सोशल मीडिया सारी यूज करो, बट हैव अ टाइम लैग टू दैट। बिल्कुल। हम अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इंसानियत के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर था। हम देख सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनको कहा जाता है, जाबिर इब्ने हय्यान, ही वाज वो पहले शख्स थे जिन्होंने अल्कोहल को डिस्टिल किया, और उनका केमिस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन था कि उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और ये जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो ये लोगों ने दीन की खिदमत भी की, और उसी दीन की खिदमत के जरिए से इन्होंने टेक्नोलॉजी और तमाम एडवांसमेंट में भी अपना किरदार निभाया। उनका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत वाज़ेह था। अगर हम देखें कि 9th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे अब्बास इब्ने फिरनास, वो पहले शख्स थे जिन्होंने जो है उड़ के बताया कि किस तरीके से परिंदों को अल्लाह ने तख्लीक दी, परिंदों को अल्लाह ने पंख दिया और वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी उड़ सकता है। और उसी टेक्नोलॉजी, उसी चीजों को, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज प्लेन बनाया गया, राइट ब्रदर्स ने और ये तमाम लोगों ने मेहनत करके। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था लाइफ का, बहुत वाज़ेह था उनके सामने। इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी भी उस वक्त की जो इस्तेमाल की, उसको डेवलप किया, उसमें कभी गुम होकर नहीं रह गए। जिस तरीके से इकबाल कहते हैं कि काफिर की ये पहचान के आफाक में है गुम, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। जो मोमिन है, जो शख्स अल्लाह को मानता है, उसका पर्पस यही है कि मैं अल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कैसे करूं। तो वो ये कायनात में गुम होकर नहीं रह जाता, बल्कि पूरी कायनात उसके अंदर गुम हो जाती है। तो मूविंग अहेड, ये तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो पिछले पास्ट में कई सारे साइंटिस्ट उन्होंने तरक्की करके लोगों तक पहुंचाए, और वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ से हटे नहीं थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ये भी कि उरूज आदम खाकी से ये अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। कि इंसान एक 6 फीट का आदमी है, लेकिन उसके पास अल्लाह ने इतनी ताकतें रखी हैं कि वो पूरे कायनात को अपने कंट्रोल में लेकर आएगा। और वो कर रहा है। इस वक्त आज हम सोलर एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लूनार एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और होते होते अभी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि मिस्टर करीम, हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है कि हमारे जॉब्स का क्या होगा। अभी हाल ही में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, जो खुद फाउंडर्स ऑफ एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो इलॉन मस्क हो या दीगर लोग, और सुंदर पिचाई का भी इंटरव्यू, कि ये एआई बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी हमको खुद उसके तमाम टूल्स पता नहीं है। और उसमें एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वो मैन फोर्स, लेबर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो लोग उसके खदशे से बहुत जो है घबराए हुए हैं। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इस चीज को कैसे देखते हैं आप? है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ज़ मफ़रजात। कि जो है ना, इफ यू आर वीक, द सडन दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। दैट यस। मीन्स आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे रहने दो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे रहने दो, कुछ भी काम करने दो, अगर आप उस काम में कमज़ोर है, तो आपका रिप्लेसमेंट लाज़िम है। अगर आप उस चीज़ को एनहांस करें, इम्प्रूव करें, आगे बढ़ें, तो देयर इज़ ऑलवेज़ पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि जो है ना कोविड आया, कई सारे लोग जो अपने आप को बदले नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करे, आगे नहीं बढ़े, जितना है उतने में खुश रहे, बस अपनी 9 टू 5 जॉब किया और आराम से आके खाए और सो गए और दावतें और ये सारी चीजें की, वो लोग आज परेशान हैं। और जितने लोग जो है साइड में मून लाइटिंग करे, कुछ जॉब करे, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करे, कहीं कहीं नई टेक्नोलॉजी सीखे, आज वो लोग बूम पे है, वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? उनको ये भी पता है ये काम के साथ साथ दूसरा काम करते करते वो लोग आगे चल गए। तो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये एआई, ये सारी चीजें, दिस विल बी डिस्ट्रप्टिव। The world is going to be disruptive for यस। sure. Now, in this disruptive time, what will happen? Human being existence will not come into question. Okay? Definitely, we will stay till the Qiyamah happens. But the question what comes around is how good we are surviving in this.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने आप को, अपने अहल वयाल को मुफलिसी, परेशानी, तंगदस्ती से बचाओ, क्योंकि मुफलिसी आपको कुफ्र तक लेके जाती है। ठीक है, तो आज के मैं नौजवान और आज के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनके से अदबन रिक्वेस्ट करता हूं कि डू नॉट गो ऑन द ट्रैप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गेटिंग इनटू गेम्स और एनी अदर थिंग्स। उसमें अगर आप जाओगे ना, आज शायद आपको इनिशियली अच्छा लगेगा, आपको खेलने में, टाइम पास करने में, कहीं से भी कुछ अगर ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ चेंज होगी ना, देन यू विल बी इन ट्रैप एट दैट टाइम ऑफ, वो वक्त में क्या होगा कि यू विल नॉट इवन हैव अ रिग्रेट। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हर नुक एंड कॉर्नर में मौजूद है। हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड है। हमने आज डिस्कस किया कि किस तरीके से उसके फायदे भी हैं और किस तरीके से ओवर यूजेज होने के ऊपर उसके नुकसानात भी हैं। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए से हमने दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके गए, इकोनॉमी में तरक्की हुई और कई सारे नए इन्वेंशन आए जिसने इंसान की जिंदगी को आसान किया। लेकिन गलत इस्तेमाल के ऊपर इसी टेक्नोलॉजी ने मिलिट्री में तरक्की करवाई और फिर मुल्कों के ऊपर चढ़ाई की, वॉर्स हुए और ये तमाम रिपरकेशंस हम आज देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वर्ल्ड वॉर 4 पत्थर और ये प्रिमिटिव जो टूल्स हैं उन चीजों से लड़ी जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। तो तुम्हारे कान, तुम्हारे आंख और तुम्हारा दिल क़यामत के दिन इन सब से हिसाब होगा। हम ये तमाम ऑर्गन्स जो मैंने आज गिनाए हैं, अभी गिनाए हैं, ये इस्तेमाल होते हैं हमारे चीजों को इस्तेमाल करने में, कैसे हम रिलेशनशिप चीजों के साथ मेंटेन करते हैं, और यही एक्शंस के ऊपर आपको क़यामत के ऊपर सवाल होगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी का जरिया बनाया है, हमको जो पैदा किया है, उसका असल पर्पस क्या है। और ये पर्पस जब वाजे होगा कि हमें अल्लाह के बताए हुए तरीके से जिंदगी बसर करना है, पूरे 24 घंटे उसने जिस तरीके से गुजारने को कहा है, नमाज की अदायगी है, फिर लोगों के साथ मुलाकात है, अच्छे अखलाक हैं, इल्म हासिल करना है, ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, समाज में बुराई खत्म करना है, अमल बिल मारूफ करना है, काम अच्छे से करना है, और उसमें कोई काहिली, किस तरीके से गलत चीजें नहीं आनी चाहिए, ये तमाम चीजों को हम करते जाएं तो इंशाल्लाह जो भी चीज आती जाएगी वो हमारे लिए एक फायदेमंद रहेगी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम होते जाएंगे। डॉक्टर मिस्टर कलीम साहब, आपके साथ आज ये पॉडकास्ट काफी फायदेमंद रहा और हमने किस तरीके से टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर डिस्कशन किया, और उम्मीद करते हैं कि नौजवान इन तमाम पॉइंट्स को ऊपर गौर भी करेंगे और अपनी लाइफ ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह। दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।